हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था खिलजी वंश के बारे में। उससे पहले मैंने गुलाम वंश और ये मध्यकालीन भारत में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मिडाइवल हिस्ट्री। जितने भी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती चलूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको ज़रूर आप कहीं ना कहीं पर नोट डाउन कर लें। अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपने सिर्फ इसको एक बार पढ़ के और ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद आप वो क्वेश्चन पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे जो आपको बनाना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में जब खिलजी वंश मैंने डिस्कस किया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आप 2 या 4 फैक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को देखा था। तुगलक वंश को लेकर आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या क्या तुगलक वंश में ऐसा हुआ था जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो तुगलक वंश शुरू होता है 1320 से लेकर 1398 तक। कब से शुरू होता है? ये होता है 1320 से लेकर 1398 तक। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तुगलक वंश का संस्थापक जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक लिखा होगा तो भी आप सही लिखेंगे, या फिर तुगलक गाजी लिखा होगा तो भी आप सही लिखेंगे, या फिर पूरा नाम लिखा होगा तो भी आपको सही टिक करना है। तो ये बात आपको पॉइंट करके कहीं पर भी लिख लेनी है कि तुगलक वंश, सबसे पहले जब आप तुगलक वंश के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखिएगा 1320 से लेकर कब तक? 98 तक। पहला पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। दूसरा इसका संस्थापक हो जाएगा तो संस्थापक लिख लीजिएगा और वहीं पास में आप ऐसे ब्रैकेट करके लिख सकते हैं 8 सितंबर 1320। बहुत ही रेयर है कि ये पूछा जाए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, यूपी पीसीएस के बारे में पूछा भी जा सकता है। ये जो भी मैटर है मैं आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए लेकर चल रही हूँ, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि दिल्ली के सिंहासन पर वो बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए जो अमीरों को भूमि दी गई थी वो वापस उसने क्या करी थी, जो उसने खालसा भूमि में बदल दी थी वो इसने वापस उन्हें लौटा दी थी। वापस अमीरों की भूमि उनको लौटा दी गई। अब इसमें देखते हैं और क्या है, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि सिंचाई के लिए काम सबसे ज़्यादा किसने किया था, तो कुएं और नहरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा ये चीज़ कराई गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये काम कराया गया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। तो पहला अगर देखा जाए नहरों का निर्माण कराने के लिए गयासुद्दीन ही था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। पूछा जाता है तुगलकाबाद किसने बसाया था, तो आपको पता होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और वहां पर जब आपको नहीं आते हैं तो आपका सीधा सा 1 नंबर चला जाता है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? 56 कोट के नाम से भी। अब थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, अभी आगे देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उससे पहले देख लेते हैं कि 4 योजनाएं बनाई गई थी एमबीटी से, शॉर्ट में कहते हैं एमबीटी के द्वारा। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी गई थी। राजधानी का परिवर्तन किया गया था 1326 से लेकर 27 में। कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाता है या किसी और के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी वो सभी की सभी सफल नहीं हो पाई थी, वे यूँ कहूँ असफल रही थी और उसकी वजह से जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े थे। बहुत इंटेलिजेंट था ये अपने हिसाब से बहुत अच्छा करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। जैसे कि इसने जब राजधानी परिवर्तन किया वो एक बहुत कड़ा स्टेप था, उसमें गर्मी में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग एडजस्ट नहीं कर पाए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। इसने बहुत जल्दी में ये कदम लिया, तो इसके लिए राजधानी परिवर्तन जो था वो बिल्कुल भी सही स्टेप नहीं था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसने किया था। खुरासान एवं कराचिल का अभियान था। सांकेतिक मुद्रा में भी कई बार उस जो मुद्राएं बनवाई थी इसने, जो जारी की थी, उसके क्या था, उसका नकली रूप भी निकलकर सामने आने लगा था।
गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी वो हो गई थी 1325 ईस्वी में। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। कहाँ पर? जूना खां द्वारा निर्मित एक लकड़ी का महल था, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद उलूम खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अभी हमने जो आपसे डिस्कस करे 4 पॉइंट, वो किसके बारे में डिस्कस करे? वो हमने करे हैं उलूम खां कह लीजिए, जूना खां कह लीजिए, या फिर MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने डिस्कस किए हैं। 1325 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित भी था, विद्वान भी था और योग्य व्यक्ति भी ये था। इसके बारे में देखिए ये सारी चीजें कही गई हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, वही है ना कि अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग ये काम करता था, तो सनक भरी योजनाओं के कारण इसे क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव, मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसकी जनता क्या चाह रही है, क्या प्रॉब्लम है, उससे नहीं होता था। इसको अपने सुख दुख के प्रति ये काम करता था रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। रक्त पिपासु किसे कहा गया है? MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को। बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करी थी। जहाँ पर भी लिख रहे हो लिखते जरूर चले, अमीर-ए-कोही क्या था, आप शॉर्ट में लिख लें कृषि विभाग, बस इतना ही लिखना है आपको कि कृषि विभाग से ही संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। मतलब दिल्ली से दौलताबाद जिसने राजधानी बनाई उसे किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े की मतलब एक गर्मी की और एक दूसरी सर्दी की। 2 पोशाकें ये दिया करता था। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने का पानी जो था वो गंगा जल मंगवाया जाता था। देखिए उस समय के राजा भी कैसे हुआ करते थे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार और धातुओं के सिक्के चलवाए थे। किस किस के? कांसे के और तांबे के और धातुओं के सिक्के चलवाए थे, लेकिन ये अलग अलग लोगों के अनुसार, फरिश्ते के अनुसार और वर्णी के अनुसार तांबे के और धातुओं के सिक्के चलवाए गए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एडवर्ड थॉमस ने इनको प्रिंस ऑफ मिनियर्स कहा है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में, कब? 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। उस समय पर देखिए जो भी दरबार में रहते थे या जो भी राजदूत हुआ करते थे वो सभी के सभी उन चीज़ों के बारे में जानते थे जो उस समय पर घटनाएं घट रही होती थी। कैसा राजनीतिक शासन था, क्या क्या सामाजिक दशाएं थी, सारा का सारा वो अपनी पुस्तक में लिखते थे। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है रहेला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, सड़क व्यवस्था, डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी बताया है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने का दृश्य का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले सुल्तान उसको ओके करता था, उसके बाद ही इसको अनुमति मिलती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। ये देखिए मोहम्मद बिन, अगर देखा जाए तुगलक के समय जिया नक्शबी ये क्या था? एक महत्वपूर्ण था जिसने बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा तथा जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहणी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति कहाँ गया हो, यात्रा पर गया हो। इसमें ऐसा बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु
सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक कोई जैन साधु रहे होंगे उनको सम्मान दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो थी 20 मार्च 1391 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोडाल में। आपको इसकी मृत्यु का स्थान जरूर याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का, बहुत महत्वपूर्ण है, हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज विजयनगर की स्थापना की थी। ये तो खूब आता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की भी स्थापना की थी। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी क्या लिखता है। कहता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। पूछा जाता है बहुत बार कि शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में है। और अगर इससे कुछ रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर गया था। कई बार एग्जाम में ऐसे पॉइंट भी आए हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हीम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे भी बनवाए हैं। इसने ये सारे काम भी किए हैं। आगे देखते हैं, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट कहाँ पर हुआ था? फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1391 में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 को हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि भी दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर रखे थे। कौन कौन से थे? खराज थे, खुम्स थे और जजिया एवं जकात वसूल करने का आदेश दिया था। बाकी जितने भी फालतू के कर थे वो सारे के सारे हटा दिए गए थे। लेकिन आपको पता है खिलजी वंश में कौन कौन से नए कर लगे थे, वो जरूर बताइएगा। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। जो फिरोज तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू कर दिया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। ये कर जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू किसने किया था, तो वो कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। सिंचाई के लिए इसने क्या किया था? 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। और इसने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिनमें कौन कौन से हैं? हिसार भी पूछा जाता है, फिरोजाबाद तो बहुत ही बार पूछा जाता है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर भी पूछा जाता है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। ये लाइन और ये पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये देखने हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। पूछा जाता है आपसे दीवाने खैरात का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 दास जो थे फिरोज तुगलक के समय में थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। पूछा गया है कई बार दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। सैन्य पद जो होते थे वो क्या होते थे? वंशानुगत। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, इसकी आत्मकथा क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए शिराज अफीफ को अपना संरक्षण भी प्रदान किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद इसमें कराया था। तो इसने देखिए इसने भी बहुत सारे काम करे हुए हैं। और देख लेते हैं, इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी भारी संख्या में जारी करवाए थे, जिसे अद्वा और विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज तुगलक के निर्मित खाने जहां
तेलगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण है मैं आपको बताती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर कर पूछे गए हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण कराया था। जो काम इसने कराए थे उनमें से अक्सर कर एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, पहला और अंतिम तो आपको याद रखना ही रखना है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।